हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और आप सभी को मेरा जोहार। मैं रंजीत तिवारी झारखंड अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थियों का एक सवाल था, सर एग्ज़ाम है सामने, दिसंबर में एग्ज़ाम है, नगर पालिका सेवा संवर वाले का तो बिल्कुल इसी सप्ताह एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल सर पे एग्ज़ाम है और कंटिन्यूअस एग्ज़ाम है। ऐसे में हम पढ़ाई मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार लॉन्ग टर्म की भी सोचते हैं, तो कैसे हम पढ़ाई का मैनेजमेंट करें, कौन सी किताबें लें, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और ख़ासकर झारखंड के परीक्षा के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। झारखंड की परीक्षा बाकी सब परीक्षा से सिलेबस भी थोड़ा अलग है और उसके लिए आपका फोकस का बिंदु भी कुछ अलग होना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग उसी पे 10 मिनट की बातें करते हैं, 5-7 मिनट की बातें करेंगे। जो हो सकता है अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो जाए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो बहुत बड़ा सवाल होता है विद्यार्थियों के लिए, पढ़े तो कैसे पढ़े। दूसरा सवाल होता है पढ़े तो क्या पढ़े। और तीसरा सवाल होता है कि किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दे, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज ना दे। तो जैसा कि अगर हम झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बात करते हैं, झारखंड के तमाम एग्जाम के लिए बात करते हैं, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो, तो आपको अपने सिलेबस के नज़रिए से जब सिलेबस को अगर आप देखते हैं, तो इसमें आप देखते हैं कि झारखंड स्पेशल का उसमें बहुत ही विशेष योगदान है। अब एग्ज़ाम आज हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, अगले नोटिफिकेशन का कोई एग्ज़ाम हो, सभी जगह अब सिलेबस में अगर आपका झारखंड स्पेशल है, तो आप देख सकते हैं झारखंड जैसे सीजीएल में भी 40 नंबर का झारखंड है। झारखंड स्पेशल से पूछा जा रहा है। अभी झारखंड इंटर लेवल के जो भी निकले हुए वैकेंसी, उसमें भी 120 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें अभी देखेंगे हम लोग। 120 मार्क्स जो है, इसमें 120 मार्क्स में आपके 40 मार्क्स का झारखंड स्पेशल है, 30 मार्क्स का सामान्य अध्ययन जीएस है आपके, और 50 मार्क्स का कंप्यूटर और मतलब आशुलिपिक से संबंधित प्रश्न होंगे। मतलब यहां पर भी आप देख लीजिए झारखंड स्पेशल का वेटेज काफी ज्यादा है, 40 मार्क्स का। और एक चीज और देखने की जरूरत है, अगर आप विद्यार्थी झारखंड में किसी नौकरी को लेना चाहते हैं, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए, तो एक भाषा का पेपर आपको अपना मजबूत करना पड़ेगा। वो भाषा जो है, जितनी भाषा बताई गई है, हिंदी है, संस्कृत है, कुड़माली है, हो है, संथाली है, ये सारे में जो आपका रीजनल लैंग्वेज होता है जिसमें आप कंफर्टेबल है, क्योंकि 100 सवाल सीधे सीधे सेकंड पेपर में वहीं से पूछे जा रहे हैं, तो उस भाषा को मजबूत करना जरूरी है। जो अभी बिल्कुल कई बार एग्जाम दे चुके हैं या एग्जाम में परिपक्व है, देने में काफ़ी प्रैक्टिस हो चुके हैं, उनके लिए तो ये नई बात नहीं होगी। मैं नए विद्यार्थियों से भी कहना चाहूँगा कि वो अभी से जो है कोई एक भाषा जिसमें आप कंफर्टेबल है उसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका, फर्स्ट पेपर जो हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग होंगे, तो उसकी तैयारी हल्की फुल्की आप करते भी रहेंगे। अगर एक सामान्य तरीके से बोला जाए 30% मार्क्स लाना है मात्र 120 क्वेश्चन में, तो बड़ी बात नहीं होगी। अगर आपकी बेसिक थोड़ा भी ठीक रहा, स्कूलिंग आपका ठीक रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात हो जाती है तीसरे पेपर की, यानी कि थर्ड पेपर की। तो जब थर्ड पेपर की बात हो जाती है, तो उसमें आप किसी भी एग्जाम में की तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ और रीजनिंग की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन तीसरे पेपर का जो है सबसे बड़े नैया पार कराने वाला है आपका झारखंड स्पेशल और जीएस। जेपीएससी की भी बात कर लीजिएगा तो पीटी के दोनों पेपर जीएस का ही होगा, जिसमें 100 नंबर का आपका झारखंड स्पेशल पूछा जाएगा। तो इससे आप समझ लीजिए, पहले तो एक पक्ष में 2 बातों पे जोर दे रहा हूं, बार बार जोर दे रहा हूं। एक, आप लैंग्वेज पेपर अपना स्ट्रांग कर लीजिए जो 100 नंबर के आने वाले हैं। दूसरा, आपको झारखंड स्पेशल पे कमांड कर लेना चाहिए। तो यहां पर 100 क्वेश्चन उधर हो गए और 40 क्वेश्चन इधर हो गए। अब बच गया जीएस। तो जीएस को लगातार करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में, जैसे कि अभी सीजीएल का ही देख लीजिए, सीजीएल में 30 मार्क्स का आपका पूछा जा रहा है सामान्य अध्ययन, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सारे होंगे, और 20 मार्क्स का प्योर साइंस पूछा जा रहा है। तो साइंस ये भी जीएस का पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी ये भी जीएस का पार्ट, और झारखंड स्पेशल ये भी जीएस का पार्ट, और फिर पूछा जाता है 20 मार्क्स का कंप्यूटर। तो कंप्यूटर भी एक तरह से जीएस का पार्ट आप बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफर है। तो इसके लिए भी कोई एक बुक, चाहे वो लुसेंट की बुक हो सकती है, कोई अदर पब्लिकेशन की हो सकती है, और उसका सबसे बेहतर उपाय है कि उस बुक को पढ़कर अगर आपके कोई दोस्त कंप्यूटर में थोड़ा पारंगत है, चाहे कंप्यूटर का काम हैंडलिंग जानता है, अभी बेसिक तो सभी लोग जानते हैं, तो उसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा जान लीजिए, वो याददाश्त में चला जाएगा, वो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर कंप्यूटर साइंस से अगर कुछ क्वेश्चन उठा कर ले आते हैं तो उसके लिए थोड़ी पढ़ने की जरूरत है। अब बच गया मैथ और रीजनिंग। तो मैथ और रीजनिंग के लिए दोस्तों बोलता हूं मैं,
कि पढ़ना एक ही बार पड़ता है, बाकी उसको जब तक एग्जाम ना निकल जाए केवल प्रैक्टिस करना पड़ता है। केवल प्रैक्टिस करने की जो बात बोली जा रही है, तो प्रैक्टिस कैसे आप कर सकते हैं? प्रैक्टिस आप तब कर सकते हैं जब आप एक बार ठीक ठाक से पढ़ लें। एक बार ठीक ठाक से पढ़ लेने के बाद जो है आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक से कर सकते हैं। जी बिल्कुल, समझ गए? तो यहां पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ आपको काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़े। दूसरी बात, अब कैसे आगे करना है, अपने आप पर काम का बोझ कम करें। अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी मैनेजमेंट अगर अच्छा करना चाहते हैं तो अपने ऊपर से काम का बोझ कम कीजिए। काम का बोझ का मतलब अननेसेसरी वर्क जो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जबरदस्ती आगे होकर इन्वॉल्व होने का, चाहे कोई नेतागिरी में जाने का, कहीं संगोष्ठी में जाने का, सम्मेलन में जाने का, रैली में जाने का, इस तरह की बहुत लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा, तो वो सब अननेसेसरी अगर है, आप ऑब्जर्व कीजिए क्या जरूरी है कि नहीं। फैमिली फंक्शन है तो कितना इन्वॉल्व होना आपकी ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत हो उतना तो आप ही समझ सकते हैं। बाकी कितना आप अपने लिए समय बचा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, अब महत्वहीन कार्यों को बाद में करें। महत्वहीन कार्यों के बाद में करें। कई स्टूडेंट जो है, चाहे कई व्यक्तियों की ये आदत अक्सर देखी गई है कि ऊपर छोटे छोटे कामों को निपटाता है, मतलब जिसका महत्व नहीं है उसको भी निपटाता है, ये कर ले, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वही बचा रह जाता है, मेन काम। तो सबसे महत्वपूर्ण काम आपका क्या होता है? स्टडी करना। आप विद्यार्थी है तो मॉर्निंग में उठकर सुबह का 2-4 घंटा जो भी है, एक एक बड़ा पोर्शन समय का यूटिलाइज अपने लिए कर लीजिए। और बाकी सारे काम के लिए तो उसके बाद है ना, इंस्टॉलमेंट में करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सारे काम पहले कर लेते हैं और पढ़ाई वाला काम सोचते हैं कि एक बार इत्मीनान से बैठेंगे, सब काम करके, अच्छा कोयला ले आते, अच्छा सिलेंडर ले आते, अच्छा वो ले आते, सब करके एक बार बैठेंगे। नहीं, उसको बीच में, वो सारे काम को बीच में समय निकाल के करना है, पढ़ाई के से बीच से। और हम उल्टा करते हैं, सारे काम के बीच समय निकाल के पढ़ाई करते हैं। ये दोनों में बहुत अंतर हो जाएगा। प्रायोरिटी आप किसको दे रहे हैं ये देखना पड़ेगा। आप सारे कामों के बीच से पढ़ाई निकालकर समय पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई के समय से निकालकर आप काम कर रहे हैं, ये दोनों बातें अलग अलग हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान देना होगा कि महत्वहीन कार्य क्या है, कार्य क्या है। दूसरी बात, कार्य पूर्ण का समय निर्धारित करें। निर्धारित करने का मतलब ये हो रहा है कि आपको एक लक्ष्य लेना पड़ेगा, छोटे छोटे टारगेट लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे लक्ष्य लेने पड़ेंगे। ये ना कि आईएएस बन जाएंगे 10 साल बाद, वाली बात नहीं। आप अगर इस वीक का आप प्लान कर रहे हैं, इस सप्ताह का प्लान कर रहे हैं, आज के दिन का, आज जैसे अगर आप लेकर बैठे कि हमको ये टॉपिक करना है, झारखंड की क्रांति के बारे में आज पढ़ना है, तो उसमें कुछ निर्धारित कीजिए कि हमको इतना पढ़ना है, इतना होना चाहिए मेरा। जब तक आप लक्ष्य नहीं लेंगे, दिशा नहीं लेंगे, निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात आउटपुट की है। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन उस मेहनत का प्रतिफल, जिसका जो फल मिलना चाहिए, वो सभी को बराबर नहीं मिलता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इस बात को यहां पर कहा जा रहा है कि कार्य पूर्ण का समय निर्धारित करें, एक समय में एक ही कार्य करें। एक समय में एक ही कार्य करने का मतलब क्या होता है कि ऐसा दो काम जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट नेचर का हो, वो एक साथ तो आप कर ही नहीं सकते, पहली बात। ठीक है, एक साथ बहुत सारा कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पढ़ाई के साथ कुछ और भी कर ले रहे, काम के साथ कुछ और। पढ़ाई का मतलब क्या होता है कि आप अगर 2 घंटे पढ़ाई के लिए बैठे हुए हैं और उसके बीच है ना किसी मैसेजिंग भी कर रहे हैं, सामने व्हाट्सएप पे जवाब आ रहा है दोस्तों का, है ना, मैसेज आ रहा है, उसको भी कर रहे हैं, तो ये आपका डाइवर्सन लगता है कि यार 1 सेकंड तो लगा, मैंने बस रिप्लाई तो किया, रिप्लाई किया, फिर पढ़ने, वो फिर अपने आप पे आप गुस्सा करते हैं, यार बार बार डिस्टर्ब करें। डिस्टर्ब हो रहे हैं आपको, कोई कर नहीं रहा है आपको डिस्टर्ब। आप जब तक नहीं चाहेंगे डिस्टर्ब, आपको कोई नहीं कर सकता है। 2 घंटे के लिए अगर है तो, जैसे बड़े बड़े लोग देखिएगा, बड़े बड़े, मैं उदाहरण दे देता हूं, जो आईएएस है, जो एमपी है, जो नेता है, जो काफी डिस्टर्ब रहते हैं। डिस्टर्ब का मतलब प्रतिनिधि है, उनसे बहुत लोग कांटेक्ट करते हैं। उनके पास 2 मोबाइल अक्सर देखते होंगे आप। एक मोबाइल प्रोफेशनल रखते हो सबके कॉल का, और एक मोबाइल पर्सनल रखते हैं जो सिर्फ घर का। घर में उनके माता पिता, बीवी, बच्चे, भाई बहन, जिन्हें पता है कि ये जब तक एक्सट्रीम कंडीशन नहीं आता है तब तक ये कॉल नहीं करता है, उसका फोन तुरंत पिक करते हैं, तुरंत पिक करते हैं। लेकिन बाकी दूसरा फोन बजते रहता, उसको समय मिलता है तब रिसीव करते हैं। तो आपको भी इस हिसाब से बांटना पड़ेगा कि भैया कौन सा, अगर फोन आ भी गया, मैसेज आ भी गया, तो किसको रिप्लाई करना जरूरी है, किसको नहीं करना जरूरी है। सहानुभूति के तहत अगर मान लीजिए सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश करेंगे तब डिस्टर्ब ही रहेंगे। ठीक है, एक समय में एक ही कार्य करें, समय समय पर ब्रेक ले। ब्रेक लेने का मतलब ये होता नहीं, यहां पर उल्टा हो जाता है हमारे साथ। हम लोग ब्रेक ही लेते रहते हैं, ब्रेक लेते हैं, समय समय पे पढ़ाई कर लेते हैं।
तो ये इससे नुकसान होने वाला है, इससे होगा नुकसान। तो पहले सब, जैसे आप लगातार 5 घंटे 6 घंटे का पढ़ रहे, मिनिमम 2 से 3 घंटे का सीटिंग आप ले रहे हैं, उठिए 5-10 मिनट घूमिए, थोड़ा सा रिफ्रेश कीजिए, लोगों से बात कीजिए। घर में लोगों से बात करने का मतलब नहीं है कि निकल जाइए बाजार में, अच्छा घंटा वहां पर बैठ के देखा रहिए, ऐसा नहीं। तो आप थोड़ा ब्रेक। दूसरी बात है कि अगर लगातार 1 सप्ताह आप कंटिन्यूअस कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई किए, तो एक दिन फुल ब्रेक ले लीजिए, मूवी देख लीजिए, घूमने चले जाइए, है ना, एकदम किताबों से मतलब थोड़ा डिस्टेंस, एक दिन के लिए कम से कम ब्रेक लीजिए। तो अगले दिन जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको रिफ्रेशमेंट, थोड़ा सा नयापन लगेगा, तो नयापन में अच्छा लगेगा। तो ये सारी बातें हैं कि आप कैसे पढ़े, इसके लिए तो ये बातें हो जाएगी। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट, सेल्फ स्टडी या कोचिंग। कोचिंग करना जरूरी है या सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, ये कैसे मैनेज करें। इतने सारे सब्जेक्ट है, इतने सारे क्लासेस है, यूट्यूब पे क्लासेस है, पेड क्लासेस लिया हूं, वो क्लासेस है, सेल्फ स्टडी करना मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो ये आपकी परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। अगर आपका बेस ठीक है, अगर आप ठीक से एक बार पढ़ चुके हैं, आपको अगर लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से कंफर्टेबल है, तो बिंदास एक कोने में एक टेबल और कुर्सी के साथ बैठ जाइए, पढ़ाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत है, तो कोई एक गुरु का सानिध्य बहुत जरूरी है। एक हो सकता है वो फ्रेंड भी हो सकता है, वो आपके घर में बड़े भैया भी हो सकते हैं, आपके पापा भी हो सकते हैं, आपका कोई एक जो है आदर्श टीचर भी हो सकता है, जहां आपको लगता है कि हाँ, मुझे सही मार्गदर्शन मिलेगा। और दूसरी बात है कि आज डिजिटल पढ़ाई भी हो रही है, तो इससे समय तो आपके कहीं ना कहीं बचते हैं, लेकिन डाइवर्जन से बचे। डाइवर्जन से बचने का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चों में ये गलतफहमी होता है, वो है ना, एक चैप्टर यहाँ पढ़ते हैं, एक चैप्टर दूसरे, मतलब कि घूमते रहते हैं, यूट्यूब की दुनिया में भी घूमते रहते हैं। इससे ना होता है कि ना माया मिली ना राम वाला हिसाब किताब हो जाता है। एक ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ जुड़िए, जहाँ पे मेरा ये काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी हो सकता हो, तो उनके साथ समय दीजिए। समय देने से फायदा क्या होगा, उन्हें पता होता है कि मैं इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आज ये टॉपिक कराया हूँ, कल ये करूँगा, परसों वो करूँगा, फिर 1 सप्ते बाद इसको रिपीट करना है या 15 दिन बाद रिपीट करना, एक इस तरह से। लेकिन अगर आप खुद ही घूमते रहेंगे, तो सभी के लिए आप भी नए रहेंगे और आप भी सभी के लिए नए रहेंगे, ठीक है ना, वो भी आपके लिए नए रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, तो इसको आपको अपने से समायोजन करना है। और एक बार आपका बेसिक ठीक हो जाता है, तो कोचिंग ना करके भी आप घर में सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो वैसे भी बोला गया है, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। एक बार क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद, लेकिन जैसे मैथ और रीजनिंग के लिए भी बोला जाता है, एक बार आप पढ़ लिए, उसके बाद केवल प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल मैं पर्सनली बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, आपके जो है ना, जो अच्छा रहेगा उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। चलिए फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, क्या है आगे। और बताइए कैसे रहे 7 दिन। ये 7वें दिन अपने आप से पूछिए, यह सवाल जरूर पूछिए कि और बताइए कैसे रहे ये 7 दिन। और अगर आपको पश्चाताप होने लग जाए, मतलब आपने काम नहीं किया है, कॉपी पलटिए, एक डायरी मेंटेन कीजिए कि हाँ, इस तारीख को ये पढ़ा, इस तारीख को ये पढ़ा, इतना किया, इतना मॉक टेस्ट दिया, इतना टेस्ट दिया, इतना फुल लेंथ टेस्ट दिया, वो सारा कीजिए। और जब संडे की सुबह उठे ना, तो ये पूछिए कि और बताइए कैसे रहे 7 दिन। और इसका जवाब आपको सेटिस्फाइड कर दे, तो मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। अन्यथा अगले दिन से जो फिर से 7 दिन चालू होने वाला है मंडे से, उस पे काम कीजिए, उस पे सुधार कीजिए। और खुद के साथ बेईमानी मत कीजिए। दुनिया के साथ कर लिए, खुद के साथ बेईमानी कभी मत कीजिए, क्योंकि खुद का साथ खुद ही देगा, आपका साथ आप खुद ही देंगे। तो ये सारी छोटी मोटी बातें हो गई दोस्त। और दूसरी बात है, एक लास्ट बात क्या हो जाती है कि भैया, चूज ए बुक दैट्स जस्ट राइट। कैसे राइट बुक चूज करें। जैसे आप किताब की दुकानों पे जाते हैं ना, रंग बिरंगी एकदम, कोई धनुष लिए हुए, कहीं पे बिरसा मुंडा जी दिख रहे, कहीं तिलका मांझी जी दिख रहे, अलग अलग तरीके से कुछ डिजाइन से समझाया हुआ, सारे जब जाएंगे 1-2 बुक पसंद आएगा और आप उठा के ले आते हैं। अब पढ़ते किसी को नहीं है, थोड़ा उसमें पढ़ लिए, थोड़ा उसमें पढ़ लिए, थोड़ा उसमें पढ़ लिए, थोड़ा उसमें पढ़ लिए। एक मानक बुक उठाइए। जैसे झारखंड स्पेशल के केस में तो एनसीईआरटी जैसा कुछ है नहीं, तो वहां से कोई ना पब्लिक प्राइवेट पब्लिकेशन से ही लेना पड़ेगा। किसी का भी ले लीजिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोगों को पता होगा कुछ राइटर है, 3, 4, 5 ऐसे हैं जिसके बुक बहुत अच्छी डिजाइन की गई है। उसको उठाइए, मार्केट से पढ़िए। एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, एमसीक्यू उठाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए। 3-4 चीज आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो है आप पढ़ाई में लग जाइए। हर बार दुकान जाकर नई किताब उठाकर लाना, बोला जाता है ना, 10 किताब 10 बार पढ़ने से अच्छा है 1 किताब 10 बार पढ़ जाइए,
ठीक है, करंट अफेयर की छोड़कर बता रहा हूँ। करंट अफेयर की मैगजीन या बुक जो मैगजीन जो होती है, पत्रिकाएं होती है, वो हर महीने लेकर आइए, वो हर महीने ही लाना पड़ेगा और डेली बेसिस पे भी अपडेट करना पड़ेगा आपको, हर दिन के बेसिस पे। तो ये सारी बातें थी, जो छोटी मोटी बातें, जो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यहाँ पे है ना, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ तक हमारी बातों से सहमत है, क्या आपके लिए ये यूजफुल होगा या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आप सभी को जोहार। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।